तो तीन चीजें हो गई जो रिएक्ट को इतना पॉपुलर बनाती हैं: कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट, वर्चुअल डॉम्स जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, और जेएसएस। आगे बढ़ने से पहले एक बार याद दिला दूं, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अगर किसी को इस सीरीज में बैकएंड कैसे बनाते हैं, सर्वर साइड कोडिंग कैसे करते हैं, उसमें इंटरेस्ट है तो इस वाले वीडियो को कम से कम 20 लाइक करा दो। अभी केवल 10 ही लाइक हुए हैं, तो याद रखना, अगर नोट जेएस भी सीखना है तो इस वीडियो पे 10 लाइक और करा देना। तो आज हम एक्चुअली रिएक्ट में कोडिंग करने वाले हैं। अभी तक हमने रिएक्ट में कोडिंग करी नहीं थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्योर जावास्क्रिप्ट से एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर हमको एक पर्टिकुलर काम करना है तो उसको बिना किसी फ्रेमवर्क के, कि बिना किसी लाइब्रेरी के कैसे करते हैं। हमने ये एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया था कि हम उसमें हम टेक इनपुट टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट टाइप करें तो, और बटन पे क्लिक करें तो वो लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा, ऐसा कुछ। इवेंचुअली हम करेंगे क्या, अब यही एप्लीकेशन रिएक्ट में बनाएंगे, लेकिन वो करने से पहले हमको रिएक्ट के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट ऐड कैसे करते हैं। इसको रिएक्ट को ऐड करने के तीन तरीके हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं पूरे हम वीडियो में देखने क्या वाले हैं। तो ये सेटअप करने के बाद हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम पहला कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। जेएसएक्स क्या होता है वो बताऊंगा। कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज कैसे पास करते हैं, कंपोनेंट की कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, किस कंडीशन में हमको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर करना है या नहीं करना है, और लिस्ट को कैसे रेंडर करते हैं। याद करो तो ये वाला जो हमारा एग्जांपल है, इसमें हम लिस्ट ही रेंडर कर रहे हैं। हम एक लिस्ट में हम एक लिस्ट में अपने टास्क ऐड करते जा रहे हैं, और उसको उसको लिस्ट को ही रेंडर कर रहे हैं, लेकिन ये हम इसमें कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे। तो रिएक्ट में ये काम करें कैसे करेंगे वो लास्ट में पता चलेगा। यही सब काम करते करते हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं और उसकी यूएसपी क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट ऐड कैसे करते हैं। इसको रिएक्ट को ऐड करने के तीन तरीके हैं, लेकिन वो जो दोनों ऑप्शन है वो इस पॉइंट में हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो अभी कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं। तो मैं पहला वाला स्टेप लेके चलूंगा, सीडीएन वाला। सीडीएन का लिंक रिएक्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा। डॉक्स में जाके इंस्टॉलेशन में सीडीएन लिंक्स में ये दो सीडीएन लिंक्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए हैं, प्रोडक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं, और एरर वगैरह आती है तो ये थोड़ा रीडेबल एरर थ्रो कर देते हैं कि डेवलपमेंट टाइम पे हमको पता चल जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसी को हम ऐड करेंगे अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो जो हमारी पुरानी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल थी, जिसमें मैंने बिना किसी लाइब्रेरी के यूज करके वो फॉर्म बनाया था, उसको अभी रहने देते हैं। मैंने एक और नई फाइल बनाई है, रिएक्ट डॉट एच टी एम एल। उसमें बॉडी से पहले मैं ये दोनों टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है। इन दोनों के अलावा हमको एक बैबल नाम की एक लाइब्रेरी है, उसका भी सीडीएन ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इसके लिए सीधे सीधे बैबल का सीडीएन सर्च कर लेंगे। जो भी पहला लिंक आएगा वो बैबल की वेबसाइट होगी। इसमें इंस्टॉलेशन में, हाँ, इंस्टॉलेशन में जाके ये जो HTML का एक उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इसमें एक स्क्रिप्ट टैग, इसको ऐड कर देंगे। इनको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सब लिंक्स में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो इन तीन सीडीएन्स की हमको जरूरत पड़ेगी। तो रिएक्ट वाले खुद कहते हैं कि रिएक्ट की यूएसपी ये दो
हैं, तीसरी मान के चल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। वो क्या कि रिएक्ट इज अ कंपोनेंट ड्रिवन लाइब्रेरी। पहली बात, रिएक्ट केवल यूआई रेंडर करने के लिए एक लाइब्रेरी है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता रिएक्ट। ठीक है। तो अब कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी वेबसाइट खोल के देखो, उसमें आप छोटे से छोटा एलिमेंट ढूंढ लेना, चाहे एक बटन होगा, चाहे एक पूरा पोस्ट होगा, एक फोटो होगी, जो भी दिख रहा है यूआई में वो एक कंपोनेंट हो सकता है। जरूरी नहीं वो कंपोनेंट हो, लेकिन वो एक कंपोनेंट हो सकता है। और कंपोनेंट्स नेस्टेड भी हो सकते हैं। तो मैं एक दो तीन कंपोनेंट से मिला के एक अपना एक कंपोनेंट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फेसबुक का पोस्ट है। पोस्ट जो एक सिंगल पोस्ट है, वो एक सिर्फ एक कंपोनेंट है। उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मान लो एक फोटो है, वो एक कंपोनेंट हो गया। जो लाइक बटन है वो कंपोनेंट हो गया। जो कमेंट सेक्शन है वो एक कंपोनेंट हो गया। तो दो तीन चार कंपोनेंट्स मिला के भी हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। और छोटी से छोटी यूनिट देखी जाए तो कंपोनेंट में एक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। अब रिएक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से कंपोनेंट और एलिमेंट में क्या फर्क होता है? जो कंपोनेंट होता है उसकी एक स्टेट होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मतलब वो जो कंपोनेंट है उसकी एक मेमोरी होगी। मान लो एक काउंटर है, जो कि बस काउंट करता है कि हमने कितने लाइक कर दिए हैं एक पोस्ट पे। तो जितनी बार लाइक होगा उस काउंटर को हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब उस कंपोनेंट के साथ हमारी जो काउंटर की जो स्टेट जुड़ चुकी है, हमने उस कंपोनेंट पे एक्शन नहीं किया तो वो स्टेट कभी चेंज नहीं होगी, चेंज किया तो होगी। अब ये कंपोनेंट और स्टेट एक दूसरे से कपल्ड हो चुके हैं। एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। आप डिफरेंट एलिमेंट्स बना के कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट की अपनी खुद की कोई स्टेट नहीं होगी। और एलिमेंट्स में स्टेट ऐड करने का कोई तरीका भी नहीं है। रिएक्ट में किसी चीज में आपने स्टेट ऐड कर दी तो वो कंपोनेंट हो जाएगा। स्टेट के अलावा प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज वो चीज होती हैं जो हम कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं। जैसे जैसे एक कंपोनेंट में कोई इमेज रेंडर हो रही है, तो मैं उसकी इस कंपोनेंट में इमेज का साइज एज अ प्रॉपर्टी पास कर सकता हूँ कि मुझे 100 बाय 100 की इमेज रेंडर करानी है। तो उस कंपोनेंट में मैंने 100 बाय 100 पास कर दिया। अब सेम कंपोनेंट मुझे कहीं और किसी और साइज से रेंडर कराना है, तो मैं उसमें कंपोनेंट में 200 बाय 200 एज अ प्रॉपर्टी पास कर दूंगा, तो उसके हिसाब से रेंडर हो जाएगा। तो इससे एक चीज और पता चली, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो रीयूजेबल हो सकते हैं। मैंने एक बार एक कंपोनेंट लिख दिया, जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लें। मैंने एक पोस्ट का कंपोनेंट लिख दिया। अब मैं उसको बार बार रीयूज कर सकता हूँ। उसमें प्रॉपर्टी में शायद डिफरेंट डाल दूंगा, उसके अंदर की स्टेट शायद अलग अलग ऑपरेट करेंगी, लेकिन वो मेरे को बार 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 कंपोनेंट कोड कर बैठ के कोड नहीं करना पड़ेगा। एक बार मैं कंपोनेंट का कोड लिखूंगा, उसको बार बार यूज कर लूंगा यूजिंग आइदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट स्टेट्स। ये सबसे बड़ी यूएसपी रिएक्ट की है कि आप रियूजेबल और नेस्टेड कंपोनेंट्स बना सकते हैं। दूसरा जो यूएसपी है वर्चुअल डॉम की, उस पे हम आते हैं हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम देखने के बाद। तो ये था हमारा एचटीएमएल। अब इसमें एक काम करते हैं, एक डिव ऐड कर देते हैं और उसको आईडी दे देते हैं ऐप। और फिर अपना एक स्क्रिप्ट टैग डालते हैं जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो देखो, अब हम कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर कैसे करेंगे? कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट एक रूट के अंदर रेंडर होगा। रूट हम कैसे बनाते हैं? कॉन्स्ट रूट react dom create root। ओके। तो ये रिएक्ट डॉम आया कहाँ से? ये रिएक्ट डॉम यहाँ से आया है। ये हमने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल इंपोर्ट करी है, उसके अंदर रिएक्ट डॉम करके क्लास है। ठीक है। तो ये जो रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट जो किया है, ये एक्चुअली ये वर्चुअल डॉम है।
ठीक है, ये होता क्या, अभी दोबारा से उस पे आते हैं। वर्चुअल डॉम होता है एक रियल डॉम का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। रियल डॉम कैसा होता है? रियल डॉम ऐसा होता है जो हमने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों को मैं प्रिंट कराता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रूट, जो कि एक वर्चुअल डॉम है, कंसोल डॉट लॉग ये सेम, ये वाला जो है, जो रियल डॉम है। और अब इस रूट के अंदर मैं रेंडर करा सकता हूँ, रूट डॉट रेंडर, कुछ भी जो मैं चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं एक एलिमेंट रेंडर कराता हूँ, उसको क्रिएट करने का तरीका ये है, react डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्या एलिमेंट होगा, मान लो h2 है, h2 कर देते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, अभी फिलहाल उसको नल रखते हैं, और उसके क्या चिल्ड्रन है। तो h2 का जो इनर HTML है, जो कि हेलो वर्ल्ड होगा हमारे केस में, वो डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। index.html के बगल में मैंने react.html फाइल बनाई थी, ये देखो, ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। लेकिन देखने वाली चीज ये है, दो चीजें कंसोल टैब के अंदर। तो जो सबसे पहले मैंने जो वर्चुअल डॉम प्रिंट कराया था वो ये है, बहुत ही क्रिप्टिक होगा। रिएक्ट वाले इनको कैसे यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, अभी हमको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका पर्पस क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जो हमने सेकंड जो रियल डॉम प्रिंट कराया, दिस इज एक्चुअल जावास्क्रिप्ट डॉम की। तो अब मतलब क्या है इसका, वर्चुअल और रियल का मतलब क्या है? रिएक्ट वाले कहते हैं कि जो रियल डॉम होता है उस पर ऑपरेशन करना बहुत कॉस्टली होता है, मतलब वो मेमोरी ज़्यादा लेता है और स्लो होता है। वर्चुअल डॉम के लिए वो कहते हैं कि जब ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है डॉम का, हम उतनी ही ये मेमोरी में वर्चुअल डॉम ही एक बार हम लोड करते हैं, एक्चुअल डॉम लोड नहीं करते हैं। और जब भी कुछ डॉम में अपडेट होता है तो हम उतना ही पार्ट अपडेट करते हैं जितना ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल जो फेसबुक वाला पोस्ट था, मान लो अब मुझे वो जो लाइक बटन है, लाइक बटन का अब लेबल चेंज करके मुझे अनलाइक कर देना, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा, वो पहले डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, जो चीज़ सेम होगी उसको टच नहीं करेगा, जो केवल पार्ट अपडेट होने वाला है उसको अपडेट करके रेंडर करेगा। रियल डॉम में ये काम नहीं होता, रियल डॉम में पूरा का पूरा डॉम अपडेट होता है, हमको पता नहीं चलता, प्रोग्रामेटिकली हम करेंगे, हमको ब्राउजर में दिखेगा नहीं, बट इंटरनली काम वैसे ही करता है। तो बेसिकली ये वर्चुअल डॉम क्या करता है, अपडेट्स ओनली द डिफरेंस। ठीक है, अब मेरी स्टेट चेंज हुई है, मेरा काउंट जो मेरा जो लाइक का काउंट है, अगर वो चेंज होगा तो केवल यूआई का वो पार्ट अपडेट करेगा जहाँ पे मैं लाइक का काउंट डिस्प्ले कर रहा हूँ, बाकी कोई भी चीज उसको, बाकी कोई भी पार्ट टच नहीं करेगा। तो छोटी एप्लीकेशन में, एक पेज की एप्लीकेशन में, जहाँ पे इक्का दुक्का कंपोनेंट्स हैं और ज़्यादा यूजर्स नहीं हैं, मे बी लैन पे उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ ओनली मिली सेकेंड्स। वहाँ पे हम प्योर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लें या रिएक्ट यूज़ कर लें, उसका डिफरेंस पता नहीं चलेगा। डिफरेंस पता कल चलता है जब एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उनके फेसबुक वालों के एक पोस्ट के हमको लिखता है कि ये तो एक पोस्ट है, दो तीन बटन है, ये कुछ कमेंट्स है, लेकिन इंटरनली उसमें कितने एनालिटिक्स चल रही है, कितनी चीजें वो ग्रैब कर रहा है, एक एक टैब को ग्रैब कर रहा है, कितने सेकंड के लिए एक यूजर ने
एक पोस्ट को देखा, वो सब रीड कर रहा है, उसके इन द बैकग्राउंड बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो वो वेबसाइट इज प्रिटी हैवी वेबसाइट। तो उसकी प्रोसेसिंग को कॉस्टली कम करने के लिए, कॉस्टली इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसका पेज की परफॉर्मेंस कम ना हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर से ध्यान कर लेते हैं, हमने क्या देखा कि कंपोनेंट जो होता है उसकी एक स्टेट होती है। स्टेट इन द सेंस, एक कंपोनेंट की खुद एक मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक का पोस्ट, उसके लाइक अकाउंट्स। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी वो होती है जो हम उसके अंदर पास करते हैं। अगर इमेज मेरे को एक पर्टिकुलर साइज में रेंडर करानी है, तो मैं साइज वहां पे भेज दूंगा 100 बाय 100 इन द कंपोनेंट एक जगह, और दूसरी जगह मैं 300 बाय 300 कर दूंगा, 200 बाय 200 कर दूंगा। और इसी तरह हमने देखा कि जब हम एक कंपोनेंट एक बार कोड कर रहे हैं, उसको अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ रेंडर करा रहे हैं, तो वो रीयूजेबल कंपोनेंट हो जाता है। और एक कंपोनेंट तीन चार कंपोनेंट्स को मिला के भी बन सकता है, इसलिए उसको नेस्टेड कंपोनेंट भी कहते हैं। दिस इज अ पावरफुल कंस्ट्रक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एंड इसीलिए रिएक्ट इतना पॉपुलर। दूसरा हमने देखा वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, JSX पे बाद में आएंगे, पहले बाकी स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, बस एक एलिमेंट हमने, ये वाला जो एलिमेंट है, ये बस हमने अपने रूट में रेंडर करा दिया। तो ऐसे ही हम कितने भी रूट बना सकते हैं अपने पूरे पेज में। बट कंडीशन ये है कि हम कोई भी रिएक्ट एलिमेंट या कंपोनेंट अगर हमको रेंडर कराना है, तो अंडर रूट ही होगा, मतलब उसका एक हमको क्रिएट रूट बनाना पड़ेगा, क्रिएट रूट करके। और मैं ऐसे कितने भी रूट्स रख सकता हूँ अपनी ऐप में। मान लो मैंने F1 F2 कर दिया, तो मैं इन दोनों डिव्स को भी एज अ रूट बना सकता हूँ साइमल्टेनियसली, और इन दोनों या इन तीनों रूट के अंदर अपने कंपोनेंट्स रेंडर करा सकता हूँ। बट कंडीशन ये है कि हाँ, रेंडरिंग हमेशा एक रूट के अंदर होगी। ठीक है, अब एक कंपोनेंट बना के देखते हैं। तो अपना पहला कंपोनेंट बनाते हैं। मैं ये कंसोल लॉग डिलीट कर देता हूँ। कंपोनेंट बनाने का एक तरीका ये है कि कोई भी फंक्शन लेंगे, मान लो प्रोफाइल नाम रखा मैंने, वो रिटर्न करेगा कुछ ब्रैकेट्स के अंदर। ये पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम HTML टैग्स डाल सकते हैं। तो मान लो मुझे कोई अपनी फोटो रेंडर करानी है, सोर्स में मैं अपना URL डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो हम सिंटैक्स देख रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, हम एक HTML टैग रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड JSX। JSX यूज करके हम अपना थोड़ा कोड को रीडेबल बना देते हैं। अगर मैं ऐसे कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर उसमें H2 डालूंगा, फिर उसमें हेलो वर्ल्ड उसके जो चाइल्ड डालूंगा, ये तो बहुत सिंपल है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर मैंने बनाना है, तो फिर वही बात पड़ जाएगी जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। पुराने वाले वीडियो में मैंने देखा था, मैंने दिखाया था। तो थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए JSX यूज करते हैं, और ये ही जो उसकी जो थर्ड USP है रिएक्ट की, कि लोगों को रिएक्ट इसलिए इतना पसंद है क्योंकि हम उसमें JSX का सपोर्ट होता है। जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे, हमको तो ये रियलाइज होता जाएगा कि कितनी पावरफुल चीज है। तो फिलहाल मैंने इसमें और भी कुछ बिहेवियर नहीं डाला है, केवल इसी को रेंडर करा के देखते हैं। अब जो ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल एक JSX एलिमेंट है, उसको हम ऐसे रेंडर करा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना हम कोड।
हाँ देखो इसने एरर दी, अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस। तो इसने देखा है ये तो जावास्क्रिप्ट कोड है, इसमें ये टोकन वोकन ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि हमने स्क्रिप्ट को बताया नहीं है कि किस तरह की स्क्रिप्ट है, इसको हमको बताना पड़ेगा कि ये एक बैबल स्क्रिप्ट है। बैबल स्क्रिप्ट डालेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ अच्छा इसमें JSX होगा इस वाली फाइल में। तो ये मैंने अपनी फोटो रेंडर करा दी है, ऐसे ही दिखता हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। तो अभी ये बड़ी लग रही है ना, तो इसमें एक काम करते हैं, हम इसमें एज अ पैरामीटर साइज पास करवाते हैं, जो कि होगा विड्थ और हाइट पास कराते हैं उसमें, विड्थ हाइट। ओके। अब कमाल देखो, JSX का कमाल ये है कि हम टैग्स के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इसकी विड्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। ओके दिस, और हाइट हम कर देते हैं दिस। लेकिन हम अगर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हर प्रॉपर्टी जहां से कॉल, जो कंपोनेंट हम जहां से कॉल कर रहे हैं वहां पे पास भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम विड्थ कर देते हैं 100, हाइट कर देते हैं 200। ओके, देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम किया कि नहीं किया, आई डोंट थिंक, नहीं किया तो है, देखते हैं, पता चल जाएगा देखने से। विजिट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है ये? ओके, गॉट इट। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने दो पैरामीटर्स में उसको कलेक्ट किया है। एक्चुअली ये एक ही पैरामीटर होता है प्रॉप्स, मतलब प्रॉप्स जरूरी नहीं है, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि प्रॉप्स देते हैं। और फिर यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट विड्थ और प्रॉप्स डॉट हाइट, देखते हैं काम करता है कि नहीं, कहीं की इसको भी एज ऑब्जेक्ट तो नहीं पास करना, देखते हैं करता है कि नहीं। हाँ कर गया। ओके, तो चेंज करते हैं इसको, विड्थ 150 कर देते हैं। हाँ ठीक है, कितना सुंदर लग रहा हूँ। हाँ दैट्स इट, समझ में आया। तो JS, दिस इज JSX बेसिकली। HTML टैग लो, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर लो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए, तब आप समझ ही सकते हो कितनी पावरफुल चीज है। तो तीन चीजें हो गई जो रिएक्ट को इतना पॉपुलर बनाती हैं: कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट, वर्चुअल डॉम्स जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, और JSS क्योंकि कोड को बहुत रीडेबल बनाता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, JSX हो गया, प्रॉपर्टीज हमने देख ली, कंडीशनल रेंडरिंग एंड रेंडरिंग लिस्ट। ओके, कंडीशनल रेंडरिंग, इसका कैसे दूं एग्जांपल। ठीक है, एक काम करके देखते हैं। मान लो कोई डेवलपर है, मान लो ये कंपोनेंट मैंने बनाया अपनी बड़ी सी ऐप में, अब कोई और डेवलपर है जिसको ये कंपोनेंट यूज करना है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसमें प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर नहीं पास करी तो क्या होता है, देखें जरा, सेव करो। हाँ, तो देखा काम नहीं किया। तो एक क्या करते हैं हम, एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ इसको रेंडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर props डॉट विड्थ है, अगर प्रॉपर्टीज पास्ड हैं तो मैं उसको यूज करूंगा, वरना 150 उसकी विड्थ सेट कर दूंगा। सेम चीज करूंगा हाइट में मैं।
आई थिंक प्रॉप्स नहीं होगा, प्रॉप्स डॉट विड्थ प्रॉप्स डॉट हाइट ही करना पड़ेगा, एक मिनट देख लेते हैं। अगर हाइट नहीं पास करी है तो प्रॉप्स नहीं, प्रॉप्स डॉट विड्थ होगा ये प्रॉप्स डॉट हाइट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा रीड करेगा वो, अगर हमने पास नहीं भी किया है, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। अगर प्रॉप्स डॉट विड्थ है तो प्रॉप्स डॉट विड्थ उसकी हाइट सेट विड्थ सेट कर देंगे, प्रॉप्स डॉट हाइट है तो प्रॉप्स डॉट हाइट उसकी हाइट सेट कर देंगे, अदरवाइज हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। तो एक बार इसको रन फिर से करके देखते हैं। तो इसने देखो वही साइज दिया है, कैसा पता चलेगा size? 150 बाय 200 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कुछ पास ही नहीं किया था। मान लो इसमें हम विड्थ पास कर देते हैं 300, हाइट पास कर देते हैं व्हाट 500, 500। अब उसने वो रीड कर लिया क्योंकि हमने उसको पास कर दिया। सेम हम एक ही काम, ये अगर किसी ने केवल विड्थ भेजी हाइट नहीं भेजी तो भी वो हाइट का हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू रीड कर लेगा, विड्थ की वैल्यू जो पास करी है वो यूज कर लेगा, देखो वो यूज कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग। यहाँ पे तो हम केवल कंडीशंस का यूज करने हैं एक प्रॉपर्टी सेट करने में, हम पूरा कंपोनेंट रेंडर करने में भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। मान लो एक प्रॉपर्टी सेंड करता हूँ, शो इमेज इक्वल्स टू फॉल्स, वही चीज तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इफ props डॉट शो इमेज, ये काम करेगा क्या? if show dot image then return this, नहीं तो हम बस कुछ प्रिंट करा देंगे, CSS वगैरह उसको बाद में देख लेंगे। इतना प्रिंट हो गया क्योंकि हमने फॉल्स पास किया है। अगर ट्रू पास कर देंगे तो उसने इमेज रेंडर करा दी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग। लास्ट जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, चीज की लिस्ट कैसे रेंडर कराते हैं। तो मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और ये कंडीशन, चलो कंडीशन रखे रहने देते हैं, नहीं हटा देते हैं इसको थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। ये ध्यान रखना जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं ना टैग, उसमें रूट एलिमेंट हमेशा एक ही होना चाहिए। तो इस केस में मान लो केवल एक इमेज टैग अकेला ही है तो वो अकेला खुद रूट हो सकता है। अब इसके मुझे सिबलिंग टैग डालना है तो वो मुझे एक पर्टिकुलर किसी सिंगल टैग के अंदर डालना पड़ेगा, तो मुझे div ऐड करना पड़ेगा और फिर इसको उसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो एरर भी शायद यही देता है, जैसे एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, तो पेरेंट एलिमेंट एक ही होना चाहिए, तो इसको डालेंगे इस div के अंदर, ठीक है। मान लो मुझे इमेज के अंदर वो लिस्ट प्रिंट करानी है, तो लिस्ट प्रिंट कराने का तरीका ये है, जावास्क्रिप्ट कोड लेंगे अपना, पहले उसको लिस्ट को हम पास कराएंगे इसमें, ठीक है। एरे इक्वल्स एरे कर देते हैं, ये खुद एक JSS एलिमेंट है इसलिए हम इसमें कर्ली ब्रेसेस डाल के जावास्क्रिप्ट का कोड पास कर सकते हैं।
तो अब मेरे को props डॉट एरे में वो एरे मिल जाएगी। तो मुझे करना क्या है कि चलो एक यूआर एलिमेंट ले लेते हैं, यूआई के अंदर उसको प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? props डॉट एरे डॉट मैप समथिंग समथिंग। तो जिसको नहीं पता है वो मेरा एरे फंक्शंस का भी वीडियो जाके देख लेना। ब्रीफली बता दूं, मैप क्या करता है। मैप एक, अगर हम एरे डॉट मैप करेंगे तो वो एक एरे रिटर्न करता है सेम साइज की, लेकिन उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे वो डिपेंड करता है हमारे मैप फंक्शन के ऊपर। तो इस फंक्शन के अंदर जो मैं जो भी चीज रिटर्न करूंगा, उस साइज की जो मैं रिटर्न करूंगा वो उस एरे का एलिमेंट बन जाएगा। देखते हैं कैसे। रिटर्न, इधर मुझे एक्स रिटर्न करना है तो मैं रिटर्न एक्स कर देता हूँ। ओके, मुझे बस और कुछ नहीं नहीं नहीं, एक्स नहीं करना है मुझे, एक रिटर्न करना है एक एल आई एलिमेंट। जिसका इनर एस्टिमेट होगा एक्स। देखिए होपफुली काम करना चाहिए, नहीं तो एरर देखेंगे पकड़ के। क्या एरर मारा भाई? cannot read properties of undefined, why? ओके, ये एरे है। एक्स 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 प्रिंट कर दिया इसने, वाई यस, दैट्स फाइन। ये कुछ वार्निंग दे रहा है, उसको बाद में देखेंगे। तो देखा इसने, हमने हमारी एरे प्रिंट कर दी। अब यही लॉजिक लेके हम अपना पुराना वाला जो एग्जांपल था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला, इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसका कोड देखें, अगर एरे प्रिंट कराने का है इसका कोड, अगर हम केवल अपना ये वाला एग्जांपल, अगर हम अपना केवल ये वाला एग्जांपल रखें जिसमें हम केवल स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, तब तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा कोड ऑफ लाइंस में, क्योंकि ये इतना ही रह जाएगा, 2 लाइन। उसके हिसाब से तो रिएक्ट में ऐसा लगेगा कि इसमें ज़्यादा लाइन यूज होगी, लेकिन जब हमारी लिस्ट कॉम्प्लिकेट होती थी चली जाएगी तो वो डिफरेंस पता चलने लगेगा। मान लो अगर मुझे यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखाना है, एल आई के अंदर इनपुट टाइप चेकबॉक्स डालते हैं और फिर उसके अंदर स्पैन डालते हैं। ठीक है, एक लाइन में चेंज हो गया मेरा कोड। यही काम मेरे को जापी और जावास्क्रिप्ट में करने के लिए 6 लाइन का कोड लिखना पड़ा। देखें, उसको रन करके देखते हैं। क्या बोले? above error occurred in input component, consider adding error boundary। ओके, ओके, ये गलती थी, इनपुट के अंदर स्पैन नहीं ऐड करना है, एल आई के अंदर स्पैन ऐड करना है। तो देखो यही काम हो गया एक लाइन में। कहाँ हमें हमको यहाँ पे 6 लाइन ऐड करनी पड़ेगी। अब सोच लो, और इस एलिमेंट को और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करो। एग्जिस्टिंग टैग्स में एक प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए, या फिर एक नया टैग अगर इस एल आई एलिमेंट के लिए में के अंदर ऐड करना है, क्लासेस ऐड करनी है, तो ये लाइन ऑफ कोड तो ये हर 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 चेंज के लिए डबल होता चले जाएगा। So that is the power of JSX and hence the power of React, कि सेम काम हमारा कितनी जल्दी, कितनी छोटी एक ही लाइन में हो गया।
using JS. So this was first video of React. होपफुली कुछ समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इंटरेक्शन डालेंगे. अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग वाला कुछ नहीं है, कोई बटन नहीं है, कुछ क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा है. तो बिहेवियर कैसे ऐड होता है हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, उसको देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कोई कंपोनेंट कंपोनेंट हम रीयूज कर सकते हैं कि नहीं. हाँ, ये जो वार्निंग की है, वार्निंग ये कह रहा है कि जब भी हम कोई लिस्ट प्रिंट कराते हैं तो एक प्रॉपर्टी हमको उसमें जरूर करानी चाहिए, सेट करनी चाहिए. तो मैं एल आई में एक की प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, वही मांग रहा है ये. ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी. तो यूनिक की डाल देते हैं. तो जो ये हमारा मैप फंक्शन है, उसका पहला पैरामीटर तो एलिमेंट होता है, दूसरा पैरामीटर होता है उसका इंडेक्स. तो मैं इंडेक्स को फेच करा के यहाँ पे की वैल्यू सेट करा दूंगा आईडीएफ. तो ये एरर नहीं देगा, उसने एरर नहीं दी. तो दिस वाज तो ये था हमारा रिएक्ट का पहला वीडियो, जो आप लोग इतना जिसका आप लोगों को इंतजार था. नींद आ गई है. अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताना. कोई क्वेश्चंस हो तो बता देना. और कोई स्पेसिफिक चीज हो जो वीडियो में कवर नहीं हुई और मुझे कवर करनी चाहिए थी, वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना. और वो जो सीरीज का पहला वाला वीडियो है, उस पर 20 लाइक करा देना अगर नोड जेएस का ट्यूटोरियल भी चाहिए. ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर.